चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्र कथा की कर्मवीर और उड़ने वाला घोड़ा। ये पढ़ने से पहले इसका पहला पार्ट दोस्त बने दुश्मन ज़रूर पढ़े, तभी ये आपको समझ में आएगी। दोस्तों, ये पहले भाग की स्टोरी भी है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलो फिर आगे शुरू करते हैं। तब राजा रूपवर्मा ने राजा धर्मवीर से कहा, राजन, मैं चाहता हूँ कि अपनी पारिवारिक बातें हम बड़े दरबार में न करें। राजा रूपवर्मा, मैं आपके कहने का आशय समझ गया हूँ। आइए हम आपसे इस बारे में एकांत में वार्तालाप करेंगे। कुछ देर बाद ही राजा रूपवर्मा एक गुप्त कक्ष में राजा धर्मवीर के सामने बैठा हुआ बता रहा था। राजा धर्मवीर जी, 15 वर्ष पहले जब हम राजकुमारी सवर्णा का विवाह युवराज कर्मवीर के साथ करके वापस सुबोध नगर लौटे, तो हमारे धर्मगुरु चंडीदास ने हमें बताया था कि यह विवाह कभी सफल नहीं हो सकेगा। क्या कह रहे हो रूपवर्मा जी? हाँ राजन, हमारे धर्मगुरु जो कुछ भी बात बताते हैं वह अक्षरश सत्य होती है। उन्हीं के कहने पर मैंने 15 वर्ष के लिए आपसे संपर्क तोड़ लिया था, और आपको नाराज़ करने के लिए ही मैंने आपके दूध को जड़ी बूटी नहीं दी थी। तब रूपवर्मा ने विस्तारपूर्वक राजा धर्मवीर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर, और रूपवर्मा जी, आपकी बातें सुनकर तो हमें महसूस हो रहा है कि हम ही गलती पर थे। आपको समझने में हमने भूल कर दी थी। आपने तो हमारी और युवराज कर्मवीर की भलाई के लिए ही यह सब किया था। राजन, अब मुझे सवर्णा बेटी के बारे में आदेश दे। उसके लिए आपने क्या सोचा है? राजन, हम मानते हैं कि क्रोध में आकर हम युवराज कर्मवीर का राजकुमारी चंद्रिका के साथ विवाह कर चुके हैं, लेकिन कर्मवीर पर चंद्रिका से पहले राजकुमारी सवर्णा का हक है। राजकुमारी सवर्णा हमारी कुलवधू है। हम शीघ्र ही उसे विदा करा लाने के लिए युवराज कर्मवीर को सुबोध नगर भेजेंगे। राजन, आपके इस उत्तर ने तो हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। तब धर्मवीर ने रूपवर्मा से कहा, मित्र रूपवर्मा, किस्मत के फेर के कारण हम दोनों बहुत समय तक दूर रह चुके हैं। आओ हमारे गले लग जाओ। तब रूपवर्मा उठकर राजा धर्मवीर के गले लग गया। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा रूपवर्मा तब 2 दिन तक किंजलपुर में रुका। 2 दिन पश्चात जब वह वहाँ से वापस जाने लगा, धर्मवीर जी, युवराज कर्मवीर को जल्दी ही सुबोध नगर भेजना। हम बेचैनी से उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे। आप फिक्र न करें रूपवर्मा जी, हम शीघ्र ही शुभ साहित्य में युवराज कर्मवीर को सुबोध नगर भेजेंगे। आश्वासन पाकर रूपवर्मा सुबोध नगर चला गया। सुबोध नगर पहुंचकर, आहा महाराज, आप आ गए। कहिए, किंजलपुर से क्या शुभ समाचार लाए हैं? महारानी कनक, राजा धर्मवीर को हमने विस्तारपूर्वक सारी बातें बता दी है। सारी बातें जानकर उनका क्रोध समाप्त हो गया है। अब शीघ्र ही युवराज कर्मवीर बेटी सवर्णा को विदा कराने के लिए सुबोध नगर आएंगे। यह सुनकर राजकुमारी सवर्णा शर्मा कर वहाँ से चली गई। उसी शाम को रानी कनक ने राजकुमारी सवर्णा से कहा, सवर्णा बेटी, इससे पहले कि युवराज कर्मवीर तुम्हें विदा कराने यहाँ आए, तुम कल सुबह प्रीतवन में स्थित गौरी माँ के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कराना। अच्छा माँ। दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रिका युवराज कर्मवीर से कह रही थी, तो युवराज, अब आप मेरे सीने पर सोत लाकर बिठाएंगे? चंद्रिका, सवर्णा के बारे में ऐसा न कहो। तुमसे पहले मुझ पर उसका हक है। यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझसे विवाह क्यों किया था? चंद्रिका, यह सब भाग्य का चक्कर है। न राजा रूपवर्मा और पिताजी के बीच गलतफहमी पैदा होती, न हमारा तुम्हारा विवाह होता। अब जबकि हमारा विवाह हो चुका है और राजकुमारी सवर्णा भी यहाँ आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और सवर्णा अब बहन बनकर ही रहो, ताकि तुम दोनों के झगड़े में हमारी मानसिक शांति भंग न हो सके। हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात मानोगी। यह सुनकर, युवराज कर्मवीर, तुम लाख समझा लो, पर मैं सवर्णा को कभी सहन नहीं कर सकूंगी। तुम्हारी मुझसे इस प्रकार की आशा रखना व्यर्थ है। उधर दूसरे दिन प्रातः अपनी सखियों के साथ राजकुमारी सवर्णा रथ में बैठकर प्रीतवन की ओर चल दी। जैसे उसका रथ प्रीतवन में पहुंचा,
वो इतनी सुंदर राजकुमारी, इसे तो हमारी पत्नी होना चाहिए। आगे बढ़कर इससे मालूम करना चाहिए कि यह किस देश की राजकुमारी है। यह सोचकर वह घोड़ा दौड़ाता हुआ स्वर्णा के रथ के सामने जा पहुंचा। यह देखकर स्वर्णा भड़क उठी। कौन है आप? यह क्या अब डरता है? हटिए, रथ के आगे से हटिए। ओहो, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मैं पास ही के राज्य बाबलपुर का राजा बबूल सिंह हूँ। अब कृपा करके आप भी अपना परिचय मुझे दे दे, ताकि आपका परिचय पाकर मैं आपके रथ के आगे से हटने की दृष्टा कर सकूं। तो सुनो, हम सुबोध नगर की राजकुमारी स्वर्णा है। अब हटो, हमारे रास्ते से हटो। न चाहते हुए भी राजा बबूल सिंह ने अपना घोड़ा रथ के आगे से हटा लिया तथा स्वर्णा का रथ आगे बढ़ गया। राजकुमारी स्वर्णा, इस समय तो तुम जाओ, लेकिन शीघ्र ही हम तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे पिता के पास सुबोध नगर आएंगे। तुम्हें हर हालत में हमारी पत्नी बनना ही होगा। दूसरी ओर गौरी माँ के मंदिर में पहुंचकर स्वर्णा ने पूजा अर्चना की। गौरी माँ, मुझे अखंड सौभाग्यवती करना, मेरे पति को दीर्घायु करना। पूजा अर्चना करने के पश्चात स्वर्णा सखियों के साथ सुबोध नगर वापस लौट गई। उधर एक दिन कर्मवीर को अपने पास बुलाकर राजा धर्मवीर ने कहा, युवराज धर्मवीर, राज पंडित के अनुसार आने वाला पूरा सप्ताह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। इसलिए हम चाहते हैं कि कल प्रातः ही तुम सुबोध नगर चले जाओ और वहां से राजकुमारी स्वर्णा को विदा करा लाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। दूसरे दिन प्रातः कर्मवीर ने राजकुमारी चंद्रिका से कहा, चंद्रिका, मैं राजकुमारी स्वर्णा को लेने आज सुबोध नगर जा रहा हूँ। ओह, किसी न किसी प्रकार इन्हें सुबोध नगर जाने से रोकना चाहिए। यह सोचकर, आप जरूर जाइए युवराज, पर आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। इस समय भी मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसे में जाना ठीक नहीं है। वर्षा रुके तो चले जाइएगा। ठीक है चंद्रिका, तुम्हारे कहने पर मैं वर्षा रुकने तक रुक जाता हूँ। वर्षा 3 दिन तक लगातार होती रही। 3 दिन पश्चात जब वर्षा रुकी तो चंद्रिका, वर्षा अब रुक चुकी है। अब तो मुझे सुबोध नगर जाना ही होगा। स्वामी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं स्वस्थ हो जाऊं तो चले जाना। चंद्रिका के कहने पर कर्मवीर फिर रुक गया। इस तरह बहाने बना बनाकर चंद्रिका कर्मवीर को बार बार जाने से रोकती रही। धीरे धीरे कर्मवीर भी उसकी चतुराई समझ गया। इस प्रकार तो चंद्रिका मुझे कभी भी सुबोध नगर नहीं जाने देगी। आज रात जब चंद्रिका सो जाएगी तो मैं चुपचाप महल से निकल जाऊंगा। किसी को कानो कान भी मेरे जाने की भनक नहीं पड़ेगी। उस रात जब महल में सब सो गए तो कर्मवीर दबे पांव शैया से उठा। चंद्रिका, जब तुम सुबह उठोगी तो तुम्हें मेरी अनुपस्थिति का पता चलेगा, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। लेकिन तब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। और वह अपने कक्ष से निकल गया। महल के बाहर आकर कर्मवीर अपने घोड़े पर बैठा और सुबोध नगर की ओर चल दिया। दूसरी ओर अर्धरात्रि के समय जब चंद्रिका की आंख खुली, युवराज कहाँ चले गए? उसने सैया की चादर उठाकर देखी। वो सिराने से युवराज की तलवार भी गायब है। इसका मतलब है युवराज मुझे झांसा देकर रात्रि में ही सुबोध नगर की ओर चले गए हैं। चंद्रिका के पास एक चतुर तोता मिट्ठू था। वह आदमी की बोली बोलता था। चंद्रिका उसी समय उसके पिंजरे के पास गई और पिंजरा खोलकर बोली, मिट्ठू, जा, जैसे भी हो युवराज को वापस बुला ला। अच्छा राजकुमारी जी, कहकर तोता फुर से आकाश में उड़ गया। तब तक कर्मवीर काफ़ी आगे जा चुका था, लेकिन जल्दी ही उड़ता हुआ तोता कर्मवीर के पास जा पहुंचा। युवराज, आप तो बहुत निर्दयी हैं। इस तरह राजकुमारी चंद्रिका को सोती छोड़कर चले आए। इससे राजकुमारी चंद्रिका इतनी दुखी हुई कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। चलिए इसी समय वापस राजमहल लौट चलिए। मिट्ठू, तुम? चंद्रिका की मौत की खबर पाकर कर्मवीर चौंका। लगता कहीं कुछ गड़बड़ है। भला चंद्रिका इस प्रकार अचानक कैसे मर सकती है? यह सोचकर उसने तोते से कहा, मिट्ठू, मैंने हमेशा तुम्हें सच बोलते देखा है, फिर आज झूठ क्यों बोल रहा है? अगर सच कह रहा है तो कसम उठा। यह सुनकर तोते ने गर्दन झुका ली। यह देखकर, मिट्ठू, मैं जानता हूँ कि चंद्रिका के कहने पर तूने मुझसे झूठ बोला है। जा जाकर उससे कहना अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं सुबोध नगर ज़रूर जाऊँगा। अच्छा युवराज।
मिट्ठू तोता समझ गया कि कर्मवीर अब मानने वाला नहीं है, इसलिए वह वापस उड़ चला। तब कर्मवीर ने भी घोड़े को सुबोध नगर की ओर बढ़ा दिया। उधर मिट्ठू चंद्रिका के पास पहुंचा और उससे कहा, राजकुमारी जी, मैंने युवराज को लाख समझाया पर वे वापस नहीं आए और मुझे डांट कर सुबोध नगर की ओर चले गए। ओ, चंद्रिका उदास हो उठी। उसने उंगली में से हीरे की अंगूठी निकाली। मैं भी इस हीरे को चाट कर जान दे दूंगी, पर शोध को सहन नहीं करूंगी। यह सोचकर उसने मुंह खोला और, अरे यह क्या कर रही हो राजकुमारी जी। अगले पल चंद्रिका सैया पर मर्द पड़ी थी। हीरे ने अपना असर दिखा दिया था। उसे मर्द देखकर, और राजकुमारी चंद्रिका ने तो हीरा चाट कर जान दे दी। मुझे इसी समय यह सूचना राजा धर्मवीर को देनी चाहिए। तोता उसी समय राजा धर्मवीर के कक्ष में गया और किसी प्रकार उन्हें जगाया। मिट्ठू, तुम, इस समय क्या बात है? महाराज, गजब हो गया है। राजकुमारी चंद्रिका ने हीरा चाट कर आत्महत्या कर ली है। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन क्यों? राजकुमारी चंद्रिका ने आत्महत्या क्यों की? उसे क्या कष्ट था? महाराज, राजकुमारी चंद्रिका नहीं चाहती थी कि राजकुमारी स्वर्णा युवराज कर्मवीर की पत्नी बनकर किंजलपुर आए। आज उन्हें सोता छोड़कर युवराज कर्मवीर सुबोधनगर चले गए तो राजकुमारी चंद्रिका ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए उन्होंने हीरा चाट कर आत्महत्या कर ली। ओह, चलिए महाराज, चलकर राजकुमारी चंद्रिका का अंतिम संस्कार करवाइए। सुबह होते ही राजकुमारी चंद्रिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरी ओर कर्मवीर सुबोध नगर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। आज संध्या होते होते मैं सुबोध नगर पहुँच जाऊंगा। इधर बाबुलपुर का राजा बबुल सिंह राजा रूप वर्मा के पास पहुंचा। राजा रूप वर्मा, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। आशा करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। कहिए बबुल सिंह, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? यदि मैं आपकी मांग पूरी करने योग्य हुआ तो मैं अवश्य ही आपको निराश नहीं करूंगा। तो सुनिए राजन, हम आपसे आपकी बेटी स्वर्णा का हाथ मांगते हैं। हम स्वर्णा से विवाह करना चाहते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं बबुल सिंह जी? शायद आपको मालूम नहीं है कि राजकुमारी स्वर्णा का विवाह बचपन में ही किंजलपुर के युवराज कर्मवीर से हो चुका है। हाँ हाँ, बचपन का विवाह भी भला विवाह माना जा सकता है राजन। आप इस रूढ़िवादिता को छोड़िए और स्वर्णा का विवाह हमसे कर दीजिए। हमसे अच्छा पति स्वर्णा को दूसरा नहीं मिलेगा। बबुल सिंह जी, होश में आइए। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूप वर्मा के तेवर देखकर बबुल सिंह चौंका। इस समय मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। बात इस प्रकार नहीं बनेगी। मैं किसी न किसी प्रकार राजकुमारी स्वर्णा को राजमहल में से उठवा लूँगा, तब मजबूर होकर स्वर्णा को मुझसे विवाह करना ही होगा। यह सोचकर, ठीक है राजन, इस समय तो मैं चला जाता हूँ, पर आपको एक न एक दिन स्वर्णा का विवाह मुझसे करना ही होगा। वह दिन कभी नहीं आएगा बबुल सिंह जी। तब ताव खाकर बबुल सिंह वहाँ से चला गया। सुबोध नगर राज्य की सीमा पर बबुल सिंह और कर्मवीर का आमना सामना हुआ। तब बबुल सिंह ने कर्मवीर से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं किंजलपुर का युवराज कर्मवीर हूँ और सुबोध नगर की राजकुमारी स्वर्णा का पति हूँ। राजकुमारी स्वर्णा को विदा कराकर लाने के लिए मैं सुबोध नगर जा रहा हूँ। यह सुनकर बबुल सिंह चौंका। वो तो यही है स्वर्णा का पति। इसके कारण ही आज राजा रूपवर्मा ने मुझे अपमानित करके अपने महल से निकाल दिया है। उसने कर्मवीर से कहा, युवराज, अब तुम सुबोध नगर जाकर क्या करोगे? मैं वहीं से आ रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी स्वर्णा को कोढ़ हो गया है। कोढ़ से उसकी सूरत भी कुरूप हो गई है। तुम यहीं से वापस लौट जाओ। भाई, अब तक न जाने कितनी बाधाओं ने मुझे रोका है, पर मैं किसी के रोके रुका नहीं। स्वर्णा कैसी भी हालत में हो, मेरी पत्नी है। उसके सुख दुख में साथ निभाना मेरा फर्ज है, कहकर कर्मवीर आगे बढ़ गया। उसे जाते देखकर, कर्मवीर, कुछ भी हो जाए, पर तू स्वर्णा को विदा कराकर अपने राज्य नहीं ले जा सकता। मैं शीघ्र ही उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगा। सोचकर बबुल सिंह भी तेजी से अपने राज्य की ओर चल दिया। दूसरी ओर कर्मवीर सुबोध नगर पहुंचा। आओ युवराज, आओ, सुबोध नगर में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है।
रूपवर्मा आदर सहित उसे राजमहल में ले गए और स्वर्णा का परिचय कराया। युवराज, यह है मेरी बेटी स्वर्णा, तुम्हारी पत्नी। वो 15 वर्षों के अंदर अंदर स्वर्णा एक रूपवती युवती बन गई है। स्वर्णा ने भी कर्मवीर को देखा तो देखती रह गई। कैसा बांका सजीला है युवराज कर्मवीर, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे ऐसा पति मिला। उधर बाबलपुर पहुंचकर राजा बबूल सिंह ने अपने सबसे चतुर चारों गुप्तचरों को बुलवाया। हम सुबोध नगर की राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण कराना चाहते हैं। इस कार्य में तुम चारों का सहयोग चाहिए। आज्ञा दीजिए महाराज, हमें क्या करना है? कल रात्रि को जब सुबोध नगर के सभी लोग सो जाए तो तुम्हें महल में से राजकुमारी स्वर्णा को उठाकर लाना है। सुबोध नगर की सीमा पर खड़े हम तुम चारों व राजकुमारी स्वर्णा की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है महाराज। उधर कर्मवीर के आगमन पर सुबोध नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया। जगह जगह उत्सव मनाए गए। इसी प्रकार नाचते गाते खुशियाँ मनाते वह दिन बीता। रात्रि होते ही राजा बबूल सिंह अपने गुप्तचरों के साथ सुबोध नगर की सीमा पर आ दमका। अर्धरात्रि होने पर उसने गुप्तचरों को आदेश दिया, लो यह पत्र लो। इस पत्र को तुम स्वर्णा की शैया पर छोड़ आना। अब तुम राजमहल की ओर जाओ। हम यहीं पर रुककर तुम लोगों की प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा महाराज। पत्र को लेकर गुप्तचर बबूल सिंह को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। चारों गुप्तचर छुपते छुपाते राजमहल के द्वार के पास पहुँचे। मुख्य द्वार पर पहरेदार अलसाए से बैठे हैं। हमें जल्दी से बेहोशी की दवा छिड़क देनी चाहिए। हाँ, बेहोशी की दवा छिड़कने का यह अच्छा मौका है। तब एक गुप्तचर ने सब तरफ बेहोशी लाने वाली दवा छिड़की। जल्दी चारों पहरेदार बेहोश होकर एक और लुढ़क गए। तब चारों गुप्तचर राजमहल में घुस गए। बेहोशी की दवा सारे वातावरण में फैल गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप राजमहल के सारे निवासी बेहोशी की गहरी नींद में सो गए थे। चारों गुप्तचर निर्विघ्न राजमहल में आगे बढ़ते गए। खोज करते करते वे राजकुमारी स्वर्णा के कक्ष में जा पहुँचे। यही है हमारा शिकार, इसी का अपहरण करके हमें महाराज के पास ले जाना है, तो जल्दी आगे बढ़ो, देरी किस बात की है? एक गुप्तचर ने बबूल सिंह का पत्र स्वर्णा की शैया पर रख दिया। तब आगे बढ़कर दूसरे गुप्तचर ने बेहोश स्वर्णा को उठाया और अपने कंधे पर लाद लिया। फिर वे चारों वहाँ से बाहर की ओर चल पड़े। वे चारों राजमहल से बाहर आए। आशा नहीं थी कि इस कार्य में हमें इतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी। सफलता कैसे नहीं मिलती? आखिर आज तक हम चारों ने जिस कार्य में भी हाथ डाला है उसी में सफलता ने हमारे कदमों को चूमा है। इस प्रकार का वार्तालाप करते हुए वे चारों आगे बढ़ रहे थे कि ची चढ़ चू ची चढ़। ओ, यह कैसी आवाज़ है? लगता है कोई विशाल पक्षी उड़कर इधर ही आ रहा है। उनका अंदाज़ा सही था। अगले ही पल एक विशालकाय पक्षी शोर मचाता हुआ उनके ऊपर मंडरा रहा था। चू ची चढ़। ओ, इतना विशालकाय पक्षी! मैंने तो आज तक ऐसा विशालकाय पक्षी नहीं देखा। तभी पक्षी ने झपट्टा मारा। ओ, और बेहोश स्वर्णा की पीठ को पंजों में दबाकर आकाश में उड़ गया। यह देखकर यह क्या अनर्थ हुआ? अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे? पक्षी स्वर्णा को जीवित नहीं छोड़ेगा। बेचारी स्वर्णा आसमान से गिरी तो खजूर में आ अटकी। मुँह लटकाए चारों गुप्तचर बबूल सिंह के पास पहुँचे। क्या हुआ लो? क्या तुम लोग स्वर्णा को लेकर नहीं आए? महाराज, बेहोश स्वर्णा को लेकर हम आपके पास ही आ रहे थे कि आकाश में उड़ते हुए एक विशालकाय पक्षी ने झपट्टा मारा और हमसे स्वर्णा को छीनकर आकाश में उड़ गया। क्या कह रहे हो? भला कोई पक्षी स्वर्णा को उड़ाकर कैसे ले जा सकता है? हम सच कह रहे हैं महाराज, हमने अपनी आंखों से उस पक्षी को देखा है। न जाने स्वर्णा को उड़ाकर वह कहाँ ले गया है। गुप्तचरों की बातें सुनकर ओ, इन मूर्खों ने हाथाई बाजी को असफल कर दिया है। पता नहीं अब स्वर्णा हमें मिलेगी भी या नहीं। सहसा उसे कुछ ध्यान आया। उसने चौंक कर गुप्तचरों से पूछा, हमने जो पत्र तुम्हें दिया था उस पत्र को तो तुम लोग स्वर्णा की शैया पर छोड़ आए हो न? हाँ महाराज। यह सुनकर स्वर्णा तो हमारे हाथ से निकल गई,
लेकिन हमारे पत्र को पढ़कर राजा रूपवर्मा यही समझेंगे कि स्वर्णा हमारी कैद में है। पत्र को पढ़कर वे युवराज क्रमवीर को लक्षद्वीप के राजा तिमिरसेन के पास अवश्य भेजेंगे। तिमिरसेन युवराज क्रमवीर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार स्वर्णा न मिली न सही, मैं क्रमवीर को तो मजा चखा ही सकता हूँ। तब उसने गुप्तचरों से कहा, तुम लोगों की नालायकी के कारण हम असफल होकर लौट रहे हैं। हम तुम्हें इस बात की सज़ा अवश्य देंगे। तब गुप्तचरों को साथ लेकर बबूल सिंह अपने राज्य की ओर चला गया। दूसरे दिन प्रातः होने पर एक दासी ने कांपते हुए रूपवर्मा के कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, क्या बात है दासी, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? महाराज, गजब हो गया। रात्रि में न जाने कब बाबलपुर का राजा बबूल सिंह राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण करके ले गया। क्या राजकुमारी स्वर्णा अपने कक्ष में नहीं है? नहीं महाराज, उनके सैया पर बबूल सिंह का यह पत्र मिला है। रूपवर्मा ने जल्दी से दासी से पत्र ले लिया और उसे पढ़ने लगा। राजा रूपवर्मा, तुमने हमारी बात न मानकर अच्छा नहीं किया था। फलस्वरूप हम राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण करके ले जा रहे हैं। यदि तुम स्वर्णा को सकुशल वापस पाना चाहते हो तो पत्र में लिखी बात ध्यान से पढ़ो। कुछ वर्ष पहले हमने युद्ध में लक्षद्वीप के राजा तिमिरसेन को परास्त किया था। तब हार स्वरूप उसने मुझे हर वर्ष कर देने का वादा किया था। पिछले 2 वर्षों से उसने मुझे कुछ भी नहीं भेजा है और मैंने सुना है वह विद्रोह करने पर उतारू है। मैं चाहता हूं कि युवराज क्रमवीर मेरी ओर से संदेश लेकर वहां जाए और राजा तिमिरसेन से रुका हुआ कर वसूल करके लाए। यदि क्रमवीर यह कार्य कर सका तो मैं स्वर्णा को तत्काल ही छोड़ दूंगा, वरना उसे तड़पा कर मार दूंगा। पत्र पढ़कर, वो तो राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण सातिर बबूल सिंह ने किया है। अब क्या होगा? लक्षद्वीप का रास्ता तो बड़ा ही कठिन है। क्रमवीर वहाँ कैसे जाएगा? सोचकर रूपवर्मा उदासी में डूब गया। तभी युवराज क्रमवीर ने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, मैंने सुना कि राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण कर लिया गया है। क्या यह सच है? हाँ युवराज, यह सच है, कहकर रूपवर्मा ने बबूल सिंह का पत्र क्रमवीर की ओर बढ़ा दिया। क्रमवीर ने जल्दी से पत्र पढ़ा। तत्पश्चात, इसमें इतना चिंतित होने की क्या बात है महाराज? मैं लक्षद्वीप जाऊंगा और तिमिरसेन से कर वसूल करके लौट आऊँगा। तब बबूल सिंह राजकुमारी स्वर्णा को छोड़ देगा। बेटा, यह बात इतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। अथाह जल राशि वाले समुद्र को लांघकर लक्षद्वीप पहुंचा जा सकता है। सुना है समुद्र के भयंकर जीव जंतु मनुष्यों को जीवित ही सटक जाते हैं। हर समय समुद्र में तूफानी हवाएं चलती रहती हैं। अब कुछ भी हो महाराज, मैं लक्षद्वीप अवश्य जाऊंगा। यह मेरी आन का सवाल है। ठीक है बेटा, तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं एक समुद्री जहाज़ का इंतज़ाम करवा देता हूँ। उस जहाज़ में बैठकर ही तुम समुद्री यात्रा पूरी करना। अच्छा महाराज। दूसरी ओर बबूल सिंह ने अपने राज्य के मशहूर जंजाली तांत्रिक को बुलवाया। जंजाली तांत्रिक, युवराज क्रमवीर समुद्री जहाज़ में बैठकर लक्षद्वीप की ओर रवाना होने वाला है। हम चाहते हैं कि तुम तांत्रिक शक्तियों के द्वारा उसे बीच समुद्र में आतंकित करो, ताकि आतंक में आकर क्रमवीर जहाज से समुद्र में कूद जाए और डूब कर मर जाए। महाराज, यूँ तो बीच समुद्र में तांत्रिक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावकारी नहीं रह पाती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा क्रमवीर को पूरी तरह से आतंकित करने की कोशिश करूँगा। तब जंजाली तांत्रिक को साथ लेकर बबूल सिंह समुद्र तट की ओर चल दिया। इधर समुद्री जहाज में बैठकर क्रमवीर ने रूपवर्मा से विदा ली। जाओ बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया तो तट पर खड़े बबूल सिंह ने जंजाली तांत्रिक से कहा, जंजाली तांत्रिक, अब तुम अपने तंत्र मंत्रों का प्रयोग करो। जो आज्ञा महाराज। जंजाली ने तत्काल ही आंखें मूंद कर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। तत्काल ही वहाँ एक कुरूप स्त्री प्रकट हुई। आज्ञा दो जंजाली तांत्रिक, मुझे क्या करना है? चंचला, तुम्हें तुरंत ही समुद्र में तैरते हुए उस जहाज के पास जाना है जिसमें क्रमवीर यात्रा कर रहा है। वहां जाकर तुम्हें क्रमवीर को इतना आतंकित करना है कि वह भयवश समुद्र में कूद जाए। यह सुनकर
जो आज्ञा जंजाली तांत्रिक, मैं अभी कर्मवीर के जहाज की ओर जाती हूँ। इतना कहकर चंचला समुद्र में कूद गई। उसने समुद्र में तैरती एक बड़ी मछली को जा पकड़ा और उसकी पीठ पर सवार होकर बोली, मछली, मुझे जल्दी से कर्मवीर के जहाज के पास ले चलो। भयभीत मछली चंचला को लेकर जहाज की ओर तैरने लगी। तभी जहाज पर खड़े कर्मवीर ने देखा, वो लहरों में अचानक ही उभार आ गया है। लगता है अब समुद्र में ही जल समाधि बनेगी। जहाज लहरों के थपेड़ों से बुरी तरह डगमगाने लगा था। तभी मछली पर सवार चंचला वहां प्रकट हुई। ओ, यह मछली पर सवार स्त्री कौन है? कर्मवीर अभी सोच ही रहा था कि हाँ कर्मवीर, मैं जहाज में आकर अभी तुम्हें खाऊंगी। अरे, यह तो मेरा नाम भी जानती है। लगता है यह कोई मायावी स्त्री है। चंचला तेजी से उसके जहाज की ओर बढ़ने लगी। तब कर्मवीर ने आंखें मूंद ली और हाथ जोड़कर जल देवता की स्तुति करने लगा। जल देवता, मैं आपकी शरण में हूँ, घर से दूर हूँ। इस मायावी स्त्री से मेरी रक्षा कीजिए। अभी वह प्रार्थना कर ही रहा था कि उसे एक चीख सुनाई दी। अतः उसने घबराकर आंखें खोल दी। वो समुद्र से एक विशाल हाथ निकलकर मायावी स्त्री को पकड़े हुए है। लगता है जल देवता ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। बचाओ। देखते देखते विशाल हाथ समुद्र में विलीन हो गया। साथ ही साथ चंचला भी गायब हो गई। अब लहरों की हलचल भी थम गई थी। जहाज का हिलना डुलना भी रुक गया था। कर्मवीर हैरत में डूबा जहाज पर खड़ा सोच ही रहा था कि तभी आकाशवाणी गूंजी, कर्मवीर, हम जल देवता बोल रहे हैं। तुमने हमारी स्तुति की थी। चूंकि तुम राजकुमारी स्वर्णा की जान बचाने वाले नेक कार्य को पूरा करने के लिए लक्षद्वीप के राजा तिमिरसेन के पास जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आगे की तुम्हारी यात्रा अब निर्विघ्न पूरी होगी। हमारे आदेश पर न तो अब समुद्र की लहरें तुम्हें सताएंगी और न ही भयंकर समुद्री जीव जंतु तुम्हें परेशान करेंगे। धन्यवाद जल देवता। तब कर्मवीर ने जहाज आगे बढ़ा दिया। लगता मायावी स्त्री को राजा बबूल सिंह ने ही मुझे आतंकित करने के लिए भेजा था। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह लक्षद्वीप पर उतरा तो राजा तिमिरसेन के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? तुमने इस द्वीप पर उतरने की हिम्मत कैसे की? भाइयों, मैं तुम्हारे राजा तिमिरसेन से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनके पास ले चलो। तब उसे पकड़कर सैनिक तिमिरसेन के दरबार में ले आए। दरबार की शान शौकत देखकर कर्मवीर दंग रह गया। दरबार की ऐसी शान शौकत है तो सारे राजमहल की शान शौकत कैसी होगी? समझ में नहीं आ रहा है कि इतने वैभवशाली राजा को बबूल सिंह ने कैसे हराया होगा। वह हैरान सा चारों ओर देख ही रहा था कि तिमिरसेन ने कड़क कर उससे कहा, कौन हो तुम? राजन, मैं राजा बबूल सिंह का दूत हूँ और उनका संदेश देने आपके पास आया हूँ। कौन बबूल सिंह? हम किसी बबूल सिंह को नहीं जानते। राजन, वही बबूल सिंह जिसने कुछ वर्ष पहले युद्ध में आपको हराया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपने हर वर्ष उसे कर देने का वादा किया था। आपने 2 वर्षों से उसे वह कर नहीं भेजा है। मैं उसी कर की रुकी हुई किस्तों को लेने आया हूँ। क्या बक रहे हो? भला हमें कौन हरा सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अजनबी। महाराज, मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन कर की किस्तों को देने के सवाल पर शायद आपका दिमाग अवश्य बोरा गया है। तभी तो आप राजा बबूल सिंह के नाम को भी नहीं पहचान रहे हैं। यह सुनकर तिमिरसेन ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस सिर फरे को पकड़ लो और ले जाकर मौत के घाट उतार दो। आज्ञा पाकर सैनिक कर्मवीर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी, रुको सैनिक, रुको। मित्र सागर देवता, तुम इस समय यहाँ? सागर देवता का आदेश पाकर सैनिक जहाँ के तहाँ रुक गए थे। तब सागर देवता तिमिरसेन के पास पहुँचे और बोले, मित्र तिमिरसेन, यह युवक निर्दोष है, इसे मृत्यु दंड न दो। छलिया राजा बबूल सिंह ने इसे अपने जाल में फांस कर यहाँ भेजा है। क्या मतलब? तो सुनो बबूल सिंह, इस युवक कर्मवीर की पत्नी स्वर्णा से विवाह करना चाहता है। मौका पाकर अपने गुप्तचरों द्वारा उसने सोती हुई स्वर्णा का अपहरण करवा लिया। जब गुप्तचर स्वर्णा को लेकर राजमहल से निकले तो एक विशाल पक्षी उड़ता हुआ आया और स्वर्णा को पंजों में दबाकर उड़ाकर ले गया। सागर देवता, यह आप क्या कह रहे हैं? स्वर्णा तो
बबूल सिंह के कब्जे में है। मैं जो कह रहा हूँ कर्मवीर वह सच है। सवर्णा इस समय हरित घाटी पर बनी गुफा में रहने वाले नरभक्षी पक्षी की कैद में है। लेकिन उस पक्षी ने सवर्णा को क्यों कैद किया हुआ है? सवर्णा क्या? उस नरभक्षी की कैद में तो अनगिनत राजकुमारियां कैद हैं। वह नरभक्षी रात के समय गुफा में से निकलता है और सुंदर राजकुमारियों को अपने पंजों में दबाकर अपनी गुफा में लाकर कैद कर देता है। फिर एक एक करके वह उन राजकुमारियों का खून पीता है। सवर्णा को भी उसने इसलिए कैद कर रखा है। ओ कर्मवीर, बबूल सिंह तुम्हें यहाँ भेजकर तिमिरसेन के हाथों मरवाना चाहता था। वह अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाता यदि मैं पुनः आकर यहाँ तुम्हें न बचाता। सागर देवता, मैं आपका आभारी हूँ। तब तक तिमिरसेन की समझ में सारी बातें आ गई थी। वह कर्मवीर से बोला, कर्मवीर, बबूल सिंह ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हमें तुम्हारे साथ सहानुभूति है। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। जाओ, यहाँ से जाकर अपनी पत्नी सवर्णा की नरभक्षी पक्षी से रक्षा करो। महाराज, अब यह असंभव है। मैं हरित घाटी तक कैसे जाऊँगा? क्या पता जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ नरभक्षी पक्षी सवर्णा का खून पी चुका हो। कर्मवीर, तुम निराश न हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम अपना उड़ने वाला घोड़ा तुम्हें देते हैं। तुम उसकी पीठ पर बैठ जाना। वह क्षण भर में ही तुम्हें हरित घाटी में पहुँचा देगा। साथ ही साथ हम तुम्हें ऐसी करामाती तलवार भी देंगे जिसके एक ही वार से नरभक्षी पक्षी मौत के घाट उतर जाएगा। तब तिमिरसेन ने उसे अपनी करामाती तलवार दी। एक बात ध्यान रखना कर्मवीर, तुम यहाँ से रात्रि होने पर ही हरित घाटी की ओर जाना। रात्रि में ही नरभक्षी पक्षी गुफा में राजकुमारियों को कैद करके अपने शिकार की खोज में जाता है। उसकी अनुपस्थिति में तुम गुफा के द्वार के पीछे छिपकर बैठ जाना। जैसे ही अपने शिकार के साथ नरभक्षी पक्षी गुफा में प्रवेश करे, तुम तलवार से उसे मौत के घाट उतार देना। रात्रि होने तक कर्मवीर लक्षद्वीप में ही रुका। रात्रि होने पर राजा तिमिरसेन ने अपना उड़ने वाला घोड़ा उसे सौंप दिया। कर्मवीर, इसकी पीठ पर बैठ जाओ। यह तुम्हें हरित घाटी में बनी गुफा के बाहर ले जाएगा। कर्मवीर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। तब घोड़ा उसे लेकर आकाश में उड़ गया। जल्दी घोड़ा हरित घाटी में गुफा के बाहर जा उतरा। यही वह गुफा है जिसमें मेरी सवर्णा कैद है। उसने पूरे बल के साथ गुफा के द्वार पर लगे पत्थर को सरकाया। तत्पश्चात वह गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया और पुकार कर कहा, गुफा में जितने भी राजकुमारियां हैं, सब बाहर आ जाओ। मैं तुम लोगों को नरभक्षी पक्षी की कैद से छुड़ाने आया हूँ। कर्मवीर की आवाज़ गुफा में गूंज उठी। अगले पल सहमी हुई राजकुमारियों ने गुफा से बाहर निकलना शुरू किया। कर्मवीर एक एक को ध्यान से देखने लगा। सबसे अंत में वह रही सवर्णा, कैसी हल्दी की तरह पीली पड़ गई है। कर्मवीर ने उत्साह में भरकर उसे पुकारा, सवर्णा। अपना नाम सुनकर सवर्णा ने तेजी से गर्दन ऊपर उठाई। स्वामी, आप? सवर्णा दौड़कर कर्मवीर की छाती से लग गई और रोने लगी। तब कर्मवीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, सवर्णा, रो नहीं, मैं आ गया हूँ। अब मैं उस नरभक्षी पक्षी को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम सभी राजकुमारियों को साथ लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। अच्छा स्वामी। सवर्णा जल्दी सभी राजकुमारियों को साथ लेकर वहाँ से दूर चली गई। तत्पश्चात वह गुफा के द्वार के पास छिपकर नरभक्षी पक्षी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद सामने से नरभक्षी पक्षी उड़ा चला आ रहा है। अब मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे नरभक्षी पक्षी ने गुफा में प्रवेश करना चाहा, साएं विशाल पक्षी दर्द से करा उठा और पंजे में दबी राजकुमारी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब कर्मवीर ने उसके दूसरे पंख पर वार किया। ची! भयंकर चित्कार करते हुए नरभक्षी पक्षी ने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वह पृथ्वी पर पड़ी राजकुमारी के पास गया। तुम किस देश की राजकुमारी हो? मैं बाबुलपुर राज्य के राजा बबूल सिंह की बहन राजकुमारी कल्पना हूँ। यह नरभक्षी पक्षी मुझे मेरे शयन कक्ष में से उठाकर ले आया था। इतना कहकर कल्पना रोने लगी। यह देखकर राजकुमारी कल्पना, चुप हो जाओ। नरभक्षी पक्षी का आतंक अब समाप्त हो चुका है, डरो नहीं।
मैं तुम्हें सकुशल तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूंगा। तब कल्पना को साथ लेकर क्रमवीर उस स्थान पर पहुंचा जहां स्वर्णा और अन्य राजकुमारियां थी। उसने सभी राजकुमारियों से कहा, नरभक्षी पक्षी को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम लोग स्वतंत्र हो। अब तुम लोग अपने अपने राज्य वापस जा सकती हो। तब कर्मवीर को धन्यवाद देकर सभी राजकुमारियां अपने अपने राज्य की ओर चली गई। तब कर्मवीर स्वर्णा और कल्पना से बोला, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। तीनों घोड़े पर बैठ गए। तब घोड़ा उन्हें लेकर सुबोध नगर की ओर उड़ चला। जल्दी वे सुबोध नगर जा पहुँचे। मेरी बच्ची स्वर्णा बेटी। तब कर्मवीर ने विस्तारपूर्वक उन्हें सारी बात बताई। दूसरे दिन राजा रूपवर्मा ने अपना दूत बबूल सिंह के पास भेजा। राजन, आपकी बहन राजकुमारी कल्पना हमारे राजमहल में कुशलतापूर्वक है। राजकुमारी स्वर्णा के साथ साथ युवराज कर्मवीर आपकी बहन को भी नरभक्षी पक्षी की कैद से छुड़ा कर लाए हैं। क्या? बबूल सिंह तत्काल ही दूत के साथ सुबोध नगर पहुंचा और कर्मवीर से क्षमा मांगता हुआ बोला, कर्मवीर, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी पत्नी पर बुरी नज़र डाली थी। एक तुम हो जो मेरी बहन को मौत के मुंह में से निकाल लाए हो। राजा बबूल सिंह, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। बबूल सिंह राजकुमारी कल्पना को साथ लेकर वापस बाबुलपुर लौट गया। तब बड़ी धूमधाम के साथ राजा रूपवर्मा ने राजकुमारी स्वर्णा को कर्मवीर के साथ विदा किया। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।